वेलकम बैक नाजरीन। जी फैसल साहब। देखिए जी, बजट से पहले एक बेयकीनी की कैफियत है इस वक्त। जी कोई शक नहीं इसमें। आपने अभी बात की कि ये जो एमनेस्टी आ रही है, जी। क्या इससे कोई रेवेन्यू के अहदाफ लिए जा सकेंगे? जी। या कोई रेवेन्यू इकट्ठा किया जा सकेगा? यूबी साहब, कोई भी एमनेस्टी रेवेन्यू के हदफ को या उसको इकट्ठा करने का नहीं पूरा कर सकती, नहीं कर सकती। 316 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है, उसको पूरा हो ही नहीं सकता शक्ल में। इसको एक ही सूरत में इकट्ठा किया जा सकता है जब आप टैक्स बेस बढ़ाएंगे। बिल्कुल सही बात है। टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए आपको एक प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है। जी। अभी इन्होंने जो एक नई रिस्ट्रक्चरिंग की है वजारत खजाना में, इन्होंने एक टीम ऑफ एक्सपर्ट 5 लोगों की एक्सपर्ट टीम वहां पे लेके आए हैं, जिसमें जहां तक मुझे पता है बैंकर्स में शौकत तरीन साहब को लाए हैं, शब्बर जैदी साहब को ले आए हैं। जी। ठीक है, इसी तरह डॉक्टर शमशाद अख्तर को ले आए हैं। अब बेसिकली देखना क्या है, जिन लोगों ने इस वक्त बजट बनाना है या बजट के बारे में सोचना है, सबसे पहले तो ये है कि जो शॉर्टफॉल है उसके लिए नए टैक्सेस लगने। आपकी बिजनेस कम्युनिटी ऑलरेडी जो है वो बुरी तरह पिसी हुई है डॉलर रेट की वजह से। जी। ये डॉलर रेट की जो हाइक आई है, ये एक पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा डिबैकल है। देखें, मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से बारहा कह चुका हूं कि एक एक्सपोर्टर को रिलीफ देने के लिए हमने सारी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया। बिल्कुल ऐसे हमारे पास एक्सपोर्ट है कौन सी? मेरा तो ये सवाल है। जी। हर चीज जो कि जिसकी कोई वैल्यू एडिशन है या जिसके पीछे कोई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, वो तो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। जी। हम तो एक छोटा सेक्टर है जो एक्सपोर्टर्स हैं। अब उन एक्सपोर्टर्स को बचाने के लिए हमने सारे पाकिस्तान को स्टेक पे लगा दिए। या तो हम यहाँ पे ऐसे रेवेन्यू मेजर्स लेके आए जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट कम से कम 3 या 4 गुना हो जाए। जी। आपने एक्सपोर्टर को 3% पे स्पेशल रेट पे वो एक्सपोर्ट रीफाइनेंस भी दिया हुआ है। जी। आपने एक्सपोर्टर के लिए डॉलर को भी डिवैल्यू कर दिया। अब इस सारा कुछ करने के बाद 8 महीने के बाद हमारी एक्सपोर्ट कितनी बढ़ी या हमारे एक्सपोर्ट के जो सेक्टर ने क्या परफॉर्म किया, उसके एनालिसिस किए बगैर हम इस डॉलर की डिवैल्यूएशन का जो फायदा या नुकसान उसको गेज नहीं कर सकते। सो बेसिकली इस वक्त जो मैं बजट को देख रहा हूं, वो एक बेयकीनी की फजा है लोगों में। इन्वेस्टर जो है वो मजीद इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं। वो क्यों नहीं है कि उसकी प्लानिंग का बेड़ा गर्क हो जाता है। यानी कि जो तब्दीली सरकार और पुरानी सरकार में जो बजट में जो फर्क आपको वाज़ेह नजर आ रहा है। फिर देखें, मेरे पास एक इदारा आता है जी। एक नई टेक्सटाइल मिल लगाने के लिए। मैं क्योंकि टेक्सटाइल का एक्सपर्ट हूँ, आजकल एक टेक्सटाइल लगती है 1.5 से 2 अरब रुपए में। जी। ठीक है, उसमें जितनी फाइनेंसिंग हुई होती है उसकी वर्किंग कायबोर पे हो रही होती है। ठीक है, मैं 1 साल पीछे चला जाऊं तो जो फाइनेंस मुझे 8% या 9% पे अवेलेबल था, अब उसी का रेट 13 या 14% हो गया हुआ है कायबोर बढ़ने से। ठीक है, अब जो मैंने फिजिबिलिटी बनाई थी जी उसमें मेरा फाइनेंशियल एक्सपेंस का जो खर्चा था वो ऑलमोस्ट डबल हो गया। कुछ शक नहीं है। मेरी तो वो फिजिबिलिटी अनवायबल होगी। ठीक है, जब वो मेरी फिजिबिलिटी अनवायबल होगी, रिजल्टेंटली उस प्रोजेक्ट में बैठना ही बैठना है। जी। क्योंकि जिन पोस्टुलेट्स पे या जिन असूलों पे उसे मबनी रखते हुए मैंने वो फिजिबिलिटी बनाई, उस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, अब वो सारे के सारे चेंज हो गए हुए। अब डॉलर का रेट था सपोज उस वक्त 116 रुपए, एक मिसाल दे रहा हूं, अब रेट हो गया 140 रुपए। खुद बहुत रेट जो सप्लायर क्रेडिट है मेरा फॉरेन का, वो तो अपने आप ही 30 to 40% बढ़ गया। नहीं, जरा तो फैसल साहब ये कह रहे हैं जो नई इंडस्ट्री है ना, उसको इंसेंटिव देने के लिए हुकूमत तैयार है। देखें, मैंने आपके इसी प्रोग्राम से ये बताया था, हमें किसी इंडस्ट्री की जरूरत नहीं। अगर हमने इंडस्ट्री को प्रमोट करना है या कोई पैकेज देना है, तो हमारे पास इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में 2nd शेड्यूल मौजूद है। जी। उसमें आपने एक नोटिफिकेशन की जरूरत है। आपने एक क्लॉज डालनी होगी जी। पार्ट 4 2nd शेड्यूल में कि इसको ये टैक्स माफ है। अब नई इंडस्ट्री लगाई। ठीक है, अब नई इंडस्ट्री लगेगी कैसे? सवाल तो ये है, जो बंदा एक फिजिबिलिटी बनाता है
जी। उसको 6 माह बाद हुकूमत उस फिजिबिलिटी का बेड़ा गर्क कर देती, हर चीज की प्राइस हाइक अपने आप आ जाती, इन्फ्लेशन की वजह से जो चीज मैंने प्लान की होती, मेरे वेरिएंस एनालिसिस एक हम करते हैं अकाउंटिंग में। वेरिएंस एनालिसिस क्या है कि एक्चुअल मैंने क्या प्लान किया था और एक्चुअल में क्या हुआ। जी जी अब फॉर एग्जांपल मैंने 1 अरब पे फाइनेंशियल एक्सपेंस देना था 8 करोड़ साल का, जी जी अब वो है 13 करोड़। अब बाकी 5 करोड़ कहां से आएगा? इतनी तेजी से सेल प्राइस तो नहीं बढ़ती। इंटरनेशनल मार्केट में मैंने compete करना है जाके, जी जी या लोकल मार्केट में मैंने compete करना है जाके। तो अगर मैंने एक चीज की सेल प्राइस सपोज 10 रुपए प्लान की थी, एकदम से मैं उसे 13 रुपए तो नहीं कर सकूंगा। बिल्कुल सही बात है। तो सही कह रहे हैं। बेसिकली देखने वाली बात यह है, हमारा जो बजट आ रहा है उसमें हमने किन सेक्टर्स पे मजीद टैक्स लगाना है, जी जी क्या फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास अवेलेबल है, और नंबर 2 हमने किन किन लोगों को रिलीफ देना है कि इकोनॉमी का पहिया चल सके। बिल्कुल सही बात है। अभी कुछ दिन पहले हम एक जगह एनालिसिस कर रहे थे, तो हमने कहा पाकिस्तान में नैब का नुकसान ज्यादा हुआ है बनिस्बत फायदे के। जितना उन्होंने रिकवर नहीं किया जितना खर्चा हो गया। इकोनॉमी तबाह कर दी आपने। जी जी क्या हुआ कि हर एक ब्यूरोक्रेट, हर एक पॉलिटिशियन, हर एक बिजनेसमैन वो इस वक्त नैब से डरा बैठा है। ठीक है, ब्यूरोक्रेट अगर कोई नया प्रोजेक्ट साइन नहीं करेगा, पॉलिटिशियन को नए स्टेप लेने से डरेंगे, या बिजनेसमैन किसी नए वेंचर में एंटर होने से डरेंगे, जी, तो जी। क्या इकोनॉमी का पहिया चलेगा? रिजल्टेंट हम लोगों ने ये सोचा वहां जी। बैठ के चंद एक एक्सपर्ट्स ने कि पाकिस्तान का सोल्यूशन ये है कि 2 या 3 साल के लिए नैब का इदारा अबॉलिश कर दिया जाए, क्योंकि हम लोगों को इसका फायदा कम हुआ। मुझे 8 माह में बता दें, देखें मैं पीटीआई का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हूँ। जी जी अब तो 9 माह हो गए, 8 माह भी नहीं रहे। जी जी मैं पीटीआई का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हूँ, जी, जी। लेकिन उसके बावजूद जी, जी। मेरा सवाल अपनी मैनेजमेंट से, अपनी गवर्नमेंट से ये है उनका आज कि- तक परफॉर्मेंस कि क्या है? इस नैब ने हमें दिया क्या है, जी, जी। परफॉर्मेंस क्या है, हमने जी। क्या रिकवरी की। अभी तो एक देखें- तरफ दिया खाया साहब। जी जी नहीं, छोड़ दे। अदरवाइज साहब देखें, आपने सारे पॉलिटिशियन अंदर कर दिए, सही है। आपने टॉप ब्यूरोक्रेट्स अंदर कर दिए, उससे क्या है, एक एनार्ची फैल गई हुई है। स्टेबिलिटी जी, जी। हर तरफ लोग डर के बैठ के हैं। बिल्कुल ठीक है। इस जो डर की फिजा में ना जी, जी। इकोनॉमिक रिवाइवल नहीं हो नहीं हो सकता। सकता। ख्वाजा साहब आपका मौक़िफ़ आ गया। मुअज़्ज़म साहब, जिस तरह बेयकीनी की सूरत हाल है, फैसल साहब ने कहा जितना लोग खौफज़दा हैं, तो मौजूदा हालात में को आवाम को रिलीफ आपको नज़र आ रहा है बजट में मिल पाएगा? देखिए जी, बजट के हवाले से अगर बात करेंगे ना, तो प्रेपरेशन में काफ़ी सारी मीटिंग्स हुई हमारे चैम्बर्स की और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की और एफबीआर की भी। जी जी बिजनेसमैन की और चैम्बर्स की जो अंडरस्टैंडिंग है ना, कि पहले तो रिक्वेस्ट है कि काइंडली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और एफबीआर एक पेज पे आ जाए। जी जी ये दोनों एक पेज पे है नहीं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर हम किसी भी फेलियर के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो दुनिया का कोई भी डिपार्टमेंट हो ना, उसकी सिर्फ 3 ही वजह होती है। जी जी पहली वजह होती है कि बंदा कॉम्पिटेंट है लेकिन उसको काम करने नहीं दे रहा। तो ठीक है। यहाँ पे जो ना करने देने वाली ताकत है वो तो कह रही है कि करके दिखाओ। जी जी दूसरी सूरत जो होती है कि जी काम करने वाला बंदा है और चाह नहीं रहा, तो ऐसा भी नहीं है सब पाकिस्तानी ये चाहते हैं। तीसरी सिर्फ एक ही सूरत हाल बचती है कि नाअहल और नकमे लोग हैं। क्योंकि अगर मेरे अंदर कॉम्पिटेंस होगी तो मैं कुछ परफॉर्म करूंगा ना। जी, जी। तो देखें, हमें बेसिकली राइट मैन राइट प्लेस पे चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जो भी इस वक्त साहबान हैं या जो भी ऐसे लोग हैं जो कि मुरतब कर रहे हैं बजट और पॉलिसी की डायरेक्शन बना रहे हैं, उनको किसी किस्म का आइडिया नहीं है कि कौम किन मसाइल से गुजर रही है। जी जी एक टैक्स नेट में जो आदमी है और एक टैक्स नेट में जो आदमी नहीं है, दोनों का अगर कंपैरिजन आज आप करते हैं तो जो नहीं है ना वो कंफर्टेबल है। तो देखें, इनको वो मिसाल ऐसी बनानी चाहिए कि टैक्स वाले बंदे का ट्रीटमेंट देख के लोग आए टैक्स की तरफ, ना कि उसको देख के करें कि शुक्र है कि मैं नहीं था। नहीं मुअज़्ज़म साहब, अगर हुकूमत आपके चैम्बर के साथ मिलकर जो आपके एसोसिएशन है, ट्रेड यूनियंस हैं, चैम्बर के जरिए उनसे टैक्स वसूली की जाए तो एफबीआर का खौफ खत्म हो सकता है ताजरों में से? देखें जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि इससे इस हद तक फायदा होगा
کہ شاید اس کا ایک ریورس ایکٹ ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ بعد میں سوچے کہ ایف بی آئی کی شاید اتنی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ ہمیں ٹیکس کے اہداف بھی پورے ہو گئے ہیں اور لوگ بھی خوش ہیں کیونکہ ایک بزنس مین کے مسئلے سمجھ سکتا ہے. یہی قوم ہے نا جو چیریٹی میں دنیا میں پہلے یا دوسرے نمبر پہ ہے. جی جی ایسے ہی تو ہے, کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں ایک آفیسر ہے نا, اس کو پہلے دن سے سمجھایا جاتا ہے کہ یہ چور ہے, اس کو پکڑو. جی جی تو جب وہ اس نیت سے آپ کے ساتھ بحث کرے گا جی جی تو آپ کہاں اس کو جسٹیفائی کریں گے؟ اس کے تو ذہن میں مائنڈ بنایا ہوا کہ میں نے پکڑنا کہاں پہ. تو جب آپ یہ دیکھیں معظم صاحب دیکھیں ہمارے وہ ایک ادارہ ہے جو پورے ملک سے ریونیو اکٹھا کر حکومت کو دیتا ہے, اس کو سہولتیں بھی کیا ہے. اور دیکھا جائے تو دیکھو نہ ان کو کچھ ہاسپٹل ایسے ہیں, نہ ان کے پاس کوئی آج تک کالونی حکومت نے کبھی دی ہے ایف بی آر کو. کوئی ایسی چیز ہے سہولت جو ایف بی آر کو ملی ہو. درویش آدمی ہے ویسے آپ. عامر صاحب آپ بتائیں صاحب آپ مجھے بتائیں کون سا ایف بی آر کا, میری بات سنیں, کون سا ایف بی آر کا ملازم اپنے بچوں کو گورنمنٹ اسکول میں پڑھاتا ہے؟ کون سا ایف بی آر سرکاری ہاسپٹل میں وہ ٹریٹمنٹ لیتا ہے؟ وہ ایک میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. چھوٹا سا ایک انسپیکٹر یا ایڈیٹر کیا ہوتا ہے, جی جی اس کے بچوں کا ان کا ڈیٹا نکال کے دیکھے کہاں پڑھتے ہیں, جی جی آپ کو پتا چلے گا کہ ایف بی آر کے ساتھ ایف بی آر کے ملازمین کے پاس کیا ہے. دیکھو وہ ایک تو میں وہ تو دیکھو جو سر ہمارا ایک مین ایشو نا, میں بتاتا ہوں. دیکھیں ہمیں نا ٹیکنیکل انڈرسٹینڈنگ کرنی ہے کہ بیسیکلی ایف بی آر جو ہے وہ ایک کلیکٹنگ باڈی ہے. جی جی ہم لوگوں نے پچھلے کئی اشروں سے نا اس کو پالیسی میکنگ باڈی بھی بنایا ہوا ہے. اب ایک جو کلیکٹ کر رہا ہے نا وہی پالیسی بنا رہا ہے, تو اس میں آپ کے تضادات اتنے ہو چکے ہوئے ہیں کہ اس کو اب قوم کو لوٹنا بھی آ گیا اور اس کو ریلیف دینا بھی آ گیا ہے. مطلب ایک انفارچونیٹ ہے کہ ایک سیکشن کے اوپر یا ایک کسی بھی ایس آر او کے اوپر آپ کسی بھی ایس آر او کو آج نکال لیں, اب 11-25 کی مثال لے لیں, تو ایک آفیسر ہے نا اپنی ڈسکریٹری پاور یوز کرتے ہوئے اس کے اوپر نوٹس بھی ایشو کر سکتا ہے. پھر اس کو پتا ہے کہ کس کلاس کے تھرو میں نے اس کو ویکیٹ بھی کرنا ہے. تو دیکھیں وہ آپ کو چھوڑے گا کیا؟ تو وہ اصل میں ریونیو جو اصل حکومت خزانے میں تو جاتا ہی نہیں ہے نا, وہ ڈپارٹمنٹ کی نظر ہو جاتا ہے, اسی لیے تو وہ چپ ہے, اس لیے وہ سہولتیں نہیں وصول کرتے. عامر صاحب تنخواہ دار طبقہ ہے جو اس کے لیے اس بجٹ میں جو رپورٹ ہے وہ 1 گریڈ سے لے کر 16 تک ہے, ان کے اس دفعہ کو 10,000 روپیہ سیلری انکریز ہو رہی ہے. کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کوئی بہتری اس سے وہ تنخواہ دار طبقے کو آئے گی بجٹ میں؟ دیکھیں جب لاسٹ ایئر بجٹ آیا تھا نا تو اس میں لوگ کمپیریٹیولی خوش تھے کہ اتنے مطلب ناگزیر حالات کے اندر ایک بڑا اچھا پیکیج جو ہے نا بجٹ کا دیا گیا, جس کے اندر پہلی پرپوزل یہ تھی کہ 12 لاکھ روپیہ سالانہ جو انکم ہوگی اس کی ایگزیمشن ہوگی سیلریڈ پرسن کے لیے. جی جی جو بعد میں کٹیل کر کے 8 لاکھ روپے غالباً رہ گئی ہے. جی جی ٹھیک ہے جی. اور اس کو بھی انہوں نے اب دیکھیں اب 8 لاکھ روپیہ جب وہ ہو گئی تو ہم نے ایز پر ٹیکس پریکٹیشنرز, ٹیکس لائرز, ہم نے اپنے کلائنٹس کو یہ کہا کہ جی آپ جو کمپنیز کے ڈائریکٹرز ہوتے ہیں کہ اس میں اگر آپ سیلری کی اگر آپ اس کے اندر وہ کر لیتے ہیں تو آپ کو اس کے اوپر جو لوگ ظاہر ہے پوچھتے ہیں کہ جی کتنا اس کے اندر وہ ہے. اب وہ سیلری انہوں نے اس میں اپنے اکاؤنٹس میں انہوں نے ڈالنا شروع کر دی ملازمین کے یا اپنے یا ڈائریکٹر کے یا کچھ 2-3-4 جس نے بھی ملازمین تھے. جب انہوں نے 12 لاکھ کے حساب سے سیلری ڈالی انہوں نے 8 لاکھ کر دی. اب 8 لاکھ کے اوپر بھی جیسے بھی کھائے سفر پارے. اس کے علاوہ بھی اب یہ نئے بجٹ میں پرپوزل یہ ہے کہ اس کے اوپر سیلری کے اوپر ہیوی ٹیکسیشن کر رہے ہیں. اب سیلری کے اوپر جب آپ ہیوی ٹیکسیشن کر دیں گے تو پھر لوگ آپ کی کس بات پر اعتماد کریں گے؟ آپ لوگوں کو جو بھی پرپوزل دیں گے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ ہمیں پھنسانے کے لیے کنڈی ڈالی گئی ہے. لوگوں کو ایٹ لیسٹ ایمنسٹیز کے بھی تو یہی نقصانات ہوئے ہیں نا. جی جی کہ مطلب لوگوں کو دکھا دیا جاتا ہے بعد میں پھر اس کے ساتھ ہی ان کو بلیک میلنگ اور ان کا سارا وہ شروع کر ذرائع تو یہ کہتے ہیں نا دیکھو جو حکومت یہی بات جو سیلری والی ہے, سیلری کے اندر بھی جب آپ لوگوں کو اس طرح سے کریں گے ان کے ساتھ بیہیویئر تو پھر لوگوں کو آپ جو بھی بجٹ دیں گے لوگ اس کے اوپر کریٹیسائز کریں گے ود دا ریزن کہ ان کو ٹرسٹ ہی نہیں ہے کہ یہ آنے والے وقتوں میں یہی رہے گا یا نہیں رہے گا. میں نے پچھلے پروگرام میں آپ سے کہا تھا کہ ان کو بجٹ اگر یہ بنانا چاہتے ہیں تو یہ 2 سال کا بجٹ بنائیں, اکٹھا بجٹ بنائیں, ابھی بجٹ بنائیں جو اگلے سال کا. یہ تو چلو ہو گیا, جو ہونا ہے ہو ہی جانا ہمارے ساتھ جو قسمت میں لکھا ہے, لیکن کم از کم جو اگلے سال کا بجٹ دینا ہے اس پہ آج سے ڈسکشن سب سیکٹر سے سب لوگوں سے کرنا شروع کر دیں. عمر صاحب جو پرانے ٹیکس پیئر ہیں, موجودہ ٹیکس پیئر جتنے ٹیکس دے رہے ہیں ان کو کس طرح ریلیف دیا جا سکتا ہے, اور نئے ٹیکس پیئر کو لانے کے لیے ایف بی آر کی جو پوری مشینری ہے
وہ اپنی توانائی ان پر صرف کرنے کے لیے حکومتوں کو کیا تجویز کرنی چاہیے بجٹ میں. لیکن مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک سے بعد آپ جواب لیتے ہیں. ناظرین چھوٹا سا کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.